बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा चैप्टर नंबर 4.1 का ये 5वां लेक्चर है। हमने पहले 4 लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन किए हैं 4.1 के पहले 4 क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी साइड के मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। मतलब ये साइड है तो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस मालूम करें। तो पहले तो हम जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो नोट करते हैं। तो गिवन मिड पॉइंट्स वो हमें दिए हुए हैं 1 -1, फिर दिया हुआ है -4 -3, और फिर दिया हुआ है -1 हम इन मिड पॉइंट्स को अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। सपोज इसका नाम रख लेते हैं D, इसका नाम रख लेते हैं E, इसका नाम रख लेते हैं F। अब इनमें से फिगर में हम जहां मर्जी लिख लें। सपोज ये पॉइंट मेरा है D 1 -1, E है -4 -3, और F है -1 1। हमें कहा गया है कि ये वर्टिसेस जो है ना ट्रायंगल के, ये फाइंड करें। हम ट्रायंगल के वर्टिसेस का नाम अपनी तरफ से रखते हैं। इसका नाम है A, हम इसके अलजेब्रिक कोऑर्डिनेट रख लेते हैं x1 y1। ये है B, इसका नाम रख लेते हैं x2 y2। ये वर्टेक्स जो है C, इसका नाम रखते हैं और इसके कोऑर्डिनेट रख लेते हैं x3 y3। इस वक्त हमने इनके नाम अलजेब्रिक रखे हैं, हमने इनको डिजिटल फॉर्म में वापस लाना है। तो हम लिखते हैं लेट D be the midpoint of side AB। कि जो साइड AB है उसके मिड पॉइंट का हमने नाम रखा है D। तो मिड पॉइंट होता क्या है कि कॉर्नर के जो x कोऑर्डिनेट हैं उन्हें ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड का x कोऑर्डिनेट, कॉर्नर्स के जो y कोऑर्डिनेट हैं उन्हें ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो यहां से इक्वेशन बनेगी देयरफॉर x1 प्लस x2 ओवर 2, ये मिड का x कोऑर्डिनेट बनेगा और वो हमें दिया हुआ है 1, एंड y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड का y कोऑर्डिनेट बनेगा तो वो हमें दिया हुआ है -1। तो यहां से 2 इक्वेशंस हमें मिल गई, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 1, y1 प्लस y2 इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 2। फिर हम कहते हैं कि लेट E be the midpoint of side BC। तो ये BC साइड है, इसके एंटी कोऑर्डिनेट ये हैं। हम x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड का x कोऑर्डिनेट बनेगा, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड का y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो यहां से हमारी इक्वेशन बनती है x2 प्लस x3 ओवर 2, और ये मिड का कोऑर्डिनेट बन जाता है -4, और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिड का y कोऑर्डिनेट बन जाता है -3। तो यहां से जो इक्वेशन बनती है वो बनती है x2 प्लस x3 इक्वल टू -8। इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 3, एंड y2 प्लस y3 इक्वल टू -6। इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 4। अब हम कहते हैं कि लेट F be the midpoint of side AC। तो यहां से A और C के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड का y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो फिर इक्वेशन बनती है x1 प्लस x3 ओवर 2 इक्वल टू, ये मिड का y एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड
y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x3 इक्वल्स टू -2। इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 5 एंड y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 6। हमने ये 6 अननोन निकाल लेते हैं। हम यहां शुरू में लिख लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y। शुरू में हमने इनको अल्जेब्रिक लैंग्वेज में जवाब दे दिया, तो इन्हें हमने फाइंड करना है। ये 6 अननोन के लिए हमारे पास ये 6 इक्वेशंस हैं। इसको आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं ये इन्हीं 6 इक्वेशन से ये 6 अननोन मालूम करता हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन रह गई वो है x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, y1 प्लस y2 इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2, x2 प्लस x3 इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 3, y2 प्लस y3 इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 4, और x1 प्लस x3 इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 5, और y1 प्लस y3 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 6। इनसे हमने ये अननोन फाइंड करने हैं। तो हम x वाली जो इक्वेशंस हैं उन्हें आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, और y वाली जो इक्वेशंस हैं उन्हें आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके y वाली इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अभी आप देखें ये जो इक्वेशन है 1 और 3, इसमें x2 मौजूद है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 5 से जोड़ें तो सब्ट्रैक्शन से x1 खत्म हो जाएगा, इक्वेशन x2 x3 पर आ जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 3 से जोड़ लेंगे। अगर हम 1 3 को जोड़ते हैं तो फिर दोनों में जो x2 है ये खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन x1 और x3 पर आ जाएगी, फिर 3 और 5 को जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन नंबर 1, x2 प्लस x3 इक्वल टू -8, ये है इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन इनके चेंज करने हैं, तो ये x2 और x2 खत्म हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बनेगी x1 माइनस x3 इक्वल्स टू 10। हम इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 7। अब देखिए 5 में भी x1 और x3 है, 7 में भी x1 और x3 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो u x3 खत्म हो जाएगा। Adding equation number 5 and equation number 7, x1 plus x3 equal to -2, x1 minus x3 equal to 10, ऐड किया, ये x3 खत्म हो गया, तो 2x1 equal to 8, तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये x1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू निकल आएगी, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 4 प्लस x2 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 2 माइनस 4, तो x2 इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू हमारे पास आ गई x2 की। फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ, अब चाहे आप यहाँ x2 की वैल्यू पुट कर दें तो x3 निकल आएगी, या यहाँ x1 की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 5 में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 5
तो x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 प्लस x3 इक्वल टू -2, x3 इक्वल टू -2 -4, तो x3 इक्वल टू -6। तो यूं हमने तीनों वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, x1, x2 और x3। अब हम y कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहां भी देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो y2 खत्म हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y1 प्लस y2 इक्वल टू -2, ये है क्वेश्चन नंबर 2, y2 प्लस y3 इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये y2 वहां खत्म हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बनेगी y1 - y3 इक्वल टू 4, इसको नंबर दे देते हैं 8। अब आप देखें ये भी y1 y3 पे है, इक्वेशन नंबर 6 भी y1 y3 पे है, इनको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 8 and 6, तो y1 - y3 इक्वल टू 4, y1 प्लस y3 इक्वल टू 2, ऐड किया y3 खत्म, तो 2y1 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू आ गई y1 की। अब y1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 3 प्लस y2 इक्वल टू -2, y2 -2 -3, तो y2 इक्वल टू -5। अब चाहे इक्वेशन नंबर 6 में y की वैल्यू पुट कर लें तो y3 निकल आएगा, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में y2 की वैल्यू पुट कर लें तो y3 फाइंड हो जाएगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y1 in equation number 6, तो 3 plus y3 equal to 2, y3 equal to 2 minus 3, तो y3 equal to -1। यूं हमने ये निकाल लिए सारे कोऑर्डिनेट। तो आखिर पर हम लिखते हैं hence required verses, और हमने शुरू में रखा था ax1 y1, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, b के कोऑर्डिनेट हमने रखे थे x2 y2, तो x2 आ गया -2, y2 हमारे पास आ गया -5, एंड c के कोऑर्डिनेट हमने रखे थे x3 y3, तो x3 की वैल्यू है हमारे पास -6 और y3 की वैल्यू है हमारे पास -1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इस क्वेश्चन के, कि हमें ये फाइंड करना था कि मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो हम कार्बन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अब हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उसमें हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B और C, और C के कोऑर्डिनेट हैं h-2, और हमें कहा गया है कि ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के, और ये भी साथ दिया हुआ है कि राइट एंगल जो है वो वर्टेक्स से पर है। हमने क्या करना है, इस h के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। पहले हमने तीनों साइड्स की लेंथ मालूम की, A और B की लेंथ मालूम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के, √3 -0 होल स्केयर प्लस -1 -2 होल स्केयर। तो ये हमने सॉल्व किया तो आया √12। फिर हम BC लेंथ फाइंड करते हैं, तो 0 h -0 होल स्केयर प्लस -2 होल स्केयर। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बना h स्केयर प्लस 16। फिर AC की लेंथ फाइंड करते हैं, h -√3 होल स्केयर प्लस -2 प्लस 1 हो जाएगा, ये चूंकि पहले कोऑर्डिनेट मनफी है तो इसको सॉल्व किया, ये बना h
-√3 होल स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर आप आगे मजीद सॉल्व करें तो ये बनता है x² -2√3h प्लस 3 प्लस 1, ये वाला होल अंडर रूट। तो यूं ये बन जाएगा x² -2√3h प्लस 4 होल अंडर रूट। ये है हमारे पास AC की लेंथ। अब चूंकि हमें ये दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल राइट है और राइट एंगल जो है वो वर्टेक्स से पर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि AB लेंथ का स्केल प्लस AC लेंथ का स्केल इक्वल टू BC लेंथ का स्केल। वैल्यू पुट कर देते हैं। AB लेंथ √12 होल स्केल, AC लेंथ h² -2√3h प्लस 4 होल अंडर रूट, और इसका स्केल ये इक्वल है BC लेंथ के। तो BC लेंथ है हमारे पास x² प्लस 16 होल अंडर रूट, और इसका भी हमें स्केल लेना है। अब ये जो स्केल है इसके रूट्स को खत्म कर देंगे, तो ये बनता है 12 प्लस x² -2√3h प्लस 4 इक्वल्स टू x² प्लस 16। ये x² और ये x² खत्म हो जाएगा। ये 12 प्लस 4 16, वो वाला 16 भी हम इधर ले आते हैं, -16, इसको उधर ले जाते हैं 2√3h। तो ये 16 और 16 आपस में खत्म हो गए। तो ये हमारे पास बन गया 2√3h इक्वल टू 0। आपको पता है जब दो तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें से कोई चीज तो 0 होगी। 2 0 नहीं हो सकता, √3 0 नहीं हो सकता, तो फिर इसमें कौन 0 होगा? h। तो इट मींस h इक्वल टू 0। तो यूं जो CH2 था H-2 उसके कोऑर्डिनेट बन गए C0-2। तो यूं हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें ये जो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे वो हैं गिवन पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमें दिया गया है -1h, इसका नाम हम A रखते हैं, -1h। दूसरा पॉइंट B, वो हमें दिया गया है 3 2, और तीसरा पॉइंट C जो है वो हमें दिया गया है 7 3। इस सवाल में शर्त ये लगाई गई है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पर, फर्ज करो ये मेरे पास पॉइंट है A B C D, तो ये एक ही लाइन पर है, ये कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर साबित करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि हम तीनों पॉइंट्स का एक दूसरे से डिस्टेंस लें, फिर अगर 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल है तो पॉइंट कोलिनियर है। दूसरा इसका शॉर्ट तरीका होता है कि जिस तरह हम ट्रायंगल के एरिया मालूम करते हैं व्हाट्सएप दिए हुए हों, वो 4.3 में तरीका पढ़ेंगे, तो उस तरह मालूम कर लेते हैं। तो चूंकि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन के ऊपर होंगे, ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो एरिया क्या होगा? 0। वो तरीका क्या है कि डिटरमिनेंट बनाएं, उस डिटरमिनेंट का पहला कॉलम तीनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट रख लें, दूसरा कॉलम तीनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट, और तीसरा कॉलम 1 1 पे रख लें, और वो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर दें। तो एज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी हमें दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स क्या है? एक ही लाइन के ऊपर है। देयरफॉर -1 H1 3 2 1 7 3 1, ये डिटरमिनेंट जो है ये किसके इक्वल होगा? 0 के। ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स का ये चेक है। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, तो -1 ये रो कॉलम छोड़ देंगे तो 2 -3, फिर -h, ये फार्मूले का -h, ये इसका अपना था,
ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो 3 -7 +1, ये रो कॉलम छोड़ देंगे तो 9 - 14 और ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया तो इक्वल टू 0 आ गया। 2 - 3 -1, इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। 3 - 7 -4, इस -8 से मल्टीप्लाई होगा तो 4h। 9 - 14 -5 इक्वल्स टू 0। इन दो को 1 और -5 को ऐड किया तो 4 - 4 इक्वल टू 0। 4h इक्वल टू 4 जाकर डिवाइड किया तो h इक्वल टू 1। तो यूं जो रिक्वायर्ड वैल्यू है h की वो 1 आ गई। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 4.1 का कि a -5 -2, b इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 5 -4। हमें कहा गया है कि ये दोनों पॉइंट्स एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से गुजरे यूं। a इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -2, b इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -4। हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पेपर में एक भी पूछा जा सकता है सेल्फ रेडियस, तो भी हमें पहले सेंटर फाइंड करना होगा। और यहाँ 2 पॉइंट बना के दे दिए गए हैं कि जी इसका सेंटर भी फाइंड करें और इसका रेडियस भी फाइंड करें। सपोज हम सेंटर का नाम रखते हैं O, तो देखें सेंटर जो होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो O मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने का तरीका निकाल रखा है। तो देखिए हम कहते हैं लेट O be the center of सर्कल। Therefore O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 + 5 0 डिवाइडेड बाय 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बनेगा 0, 12 14 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो -3। तो ये हमारे पास आ गया सेंटर 0 1 3। अब इसका हमने रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए आप चाहे OA डिस्टेंस निकाल लें चाहे आप OB डिस्टेंस निकाल लें। तो हम लिखते हैं नो रेडियस, चूंकि दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, चाहे आप OA डिस्टेंस निकालें चाहे आप OB डिस्टेंस निकालें, तो मैं OA डिस्टेंस फाइंड करता हूं। OA डिस्टेंस -5 -0 होल स्केयर +-3 +2 होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो -5 -0 -5 स्केयर 25, -3 +2 -1 स्केयर उसको 1 कर दें। तो यूं ये जो रेडियस है हमारे पास ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पॉइंट हमने दोनों चीजें मालूम कर ली, हमसे रेडियस और सेंटर पूछा गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया था कि 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, और C के कोऑर्डिनेट हैं h और -2। तो हमें कहा गया था कि h की वैल्यू मालूम करें, जबकि A पर राइट एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो भी सेम है कि हमें कहा गया है कि A, B, C 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें A के कोऑर्डिनेट h मान रखे हैं। तो हमें कहा गया है कि राइट एंगल A पर बन रहा है, इसलिए आप A मालूम करें। तो इसके लिए हमने बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करना है जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया है।